हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th विज्ञान चैप्टर 1। चैप्टर 1 में है जल और जंगल। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जल और जंगल किसे कहते हैं। जल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीते हैं, और जंगल जल संरक्षण की ओर आकर्षित के लिए टीवी, अखबार, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस मनाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों को आयु वर्ग के अनुसार पोस्ट कविताएं, भाषण प्रतियोगिताएं करवाई जाए। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों किए जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी होती है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतार लाइन, झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि दृश्य विशेष ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि अत्यधिक जल की कमी सामना करना पड़ता है? आपने सोचा है कि ग्रीष्म काल क्या होता है? ग्रीष्म काल यहाँ से ये आता है कि गर्मी का जो समय होता है तो उसे हम ग्रीष्म कहते हैं। और गर्मी के समय में आप लोग देखते होंगे कि जो शहर में होता है, शहर में क्या होता है कि अधिकतर जगह चापाकल या नल वगैरह से पानी आना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो जल की कमी हो जाती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण पानी आना, चापाकल से पानी आना कम हो जाता है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि सूखा दृश्य हो जाता है, ज़मीन जो होता है उसमें दरारें आ जाते हैं, जल की कमी हो जाती है ज़मीन के अंदर। चलिए, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है, आपने पिछली कक्षा में पृथ्वी जल उपलब्धता स्रोत के बारे में उपलब्ध मृदु जल की मात्रा के जाने के लिए निम्नलिखित तालिका पढ़कर समझिए। चलिए, हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी पर क्या कैसे जल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस पूरे तालिका में यही दी गई है कि आप मान लीजिए कि एक बाल्टी जो है, ये बाल्टी है 20 लीटर की। मान लेते हैं कि ये जो पूरा पानी है, पूरे पृथ्वी का पानी है, और हमारा जो पीने योग्य पानी है वो मात्र 1 मग के बराबर है। यानी कि पूरे बाल्टी में पानी है, लेकिन हमारा जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ क्या है, 1 मग के बराबर है। ऐसा है। उसके बाद आप देखेंगे, ऐसे भी ना समझ पाएँ तो मान लीजिए कि ये हमारे पृथ्वी पर जो पूरा पानी है वो क्या है, 1 गिलास के बराबर है, और हमारे पीने योग्य जो पानी है वो मात्र 1 चम्मच के बराबर है। इसलिए हमारे स्कूल में शिक्षक लोग कहते हैं कि आप लोग पानी को बर्बाद ना करें। तो आप लोगों को समझना चाहिए और पानी कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए थोड़ा हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा पृथ्वी है, और पूरे पृथ्वी में आप लोग जानते हैं कि खारा पानी है जो कि समुद्र का जल है, नमकीन है। खारा पानी यानी कि नमकीन, और मृदु जल जो कि हम लोग पीते हैं वो पानी होता है। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं कि ये सभी क्या है कि ये खारा पानी है, इतना खारा पानी है, और हमारे पीने योग्य जो पानी है, हमारे पीने योग्य जो पानी है मात्र इतना है। इसलिए कहते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं चैप्टर की तरफ। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जितनी होती है, उसमें मृदु जल यानी कि पीने योग्य जो जल है वो मात्र 1 मग के बराबर है। वही मैंने आपको बताया। नहीं तो समुद्र में खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश हिमद्वीपों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फों के रूप में है। यानी कि जो मृदु जल है वो कहाँ कहाँ है? हिम नदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों के अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल जो है, हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल, झील, नदी का जो जल है वो बचा हुआ है, वो मात्र कितना है? 0.006% है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि हमारे उपयोग के लिए कितना प्रतिशत जल है, तो 0.006% है। यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जो पूरे पृथ्वी पर जो हमारा पीने योग्य पानी है वो है कितना प्रतिशत है, तो 0.006% पानी है। उसके बाद इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है, यह जानकारी आप अपने दोस्त, परिवार वालों, अन्य समुदाय के लोगों में बांटिए। यानी कि आप सभी को ये जानकारी दीजिए। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी की जल निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों में बनी हुई है। यह सभी प्रक्रिया सम्मिलित रूप से जल चक्र द्वारा निर्मित करती है। ठीक है, ये आपने देखा है कि जल चक्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो जल चक्र जो है हमारे भूमिगत जल को क्या करती है कि निर्मित करती है। आपने कभी देखा होगा कि गर्मी के मौसम में
चापाकल सूख जाते हैं और वर्षा होने के बाद क्या होती है कि चापाकल से पानी आने लगते हैं। ये इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जल चक्र के बारे में दिया गया है। जल चक्र में क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है, यानी कि हमारा जो जल होता है, वो पहले तो समुद्र में या होता है क्या कि नाला, पोखर, तालाब में होता है। ये जल हो गया। जल क्या होता है, दूसरा नंबर में आप देखेंगे कि वे वाष्प बन जाते हैं और वाष्प बन के तीसरे नंबर में क्या हो जाते हैं कि वो संघनन के रूप लेते हैं। और संघनन होने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये संघनन हो रहा है, ये संघनन हो रहा है और वाष्प जो बन रहा है वो ये देखेंगे कि ये सभी वाष्प बन रहे हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है बादल के रूप में ले लेता है, जो कि आप देख सकते हैं कि बादल, ये रूप बादल का रूप ले लिया है। बादल के रूप लेने के बाद वाष्पोत्सर्जन हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन होने के बाद वर्षा हो जाती है, जो कि फिर से पानी क्या होता है, जल जो है वो फिर से पृथ्वी पे आती है। तो इतना तो समझ में आया होगा कि ये जो जल चक्र है, जल चक्र में पहला होता है जल, जो भूमिगत जल है, जो भौम जल है, वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। उसके बाद होने के बाद संघनन होता है। संघनन होने के बाद क्या होता है कि बादल में के रूप में होता है, क्या है, तो ये प्रक्रिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि जल की जो है वो 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है, आप देखेंगे जल के जो हैं, ज़रूर समझा होगा कि जल के जो होते हैं वो 3 अवस्थाएं होती है और 3 अवस्थाएं ये इस प्रकार है, जो कि आपने देखा है। आपको जल के 3 अवस्थाएं समझ में आए होंगी। उसके बाद आई है भूमिगत जल एवं भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। उसके बाद है जल के जो भूमिगत है वो उसके महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है। चलिए उसके बाद, उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जल हमारे पास आता है वो किस प्रकार आता है और किस किस चीज़ से आता है, कैसे आता है। जल प्रायः जल स्रोत के सीधे प्राप्त, कुछ इलाकों से जल घरों में काफ़ी दूर से आते हैं। जहाँ पे जल की स्रोत नहीं है वहाँ से दूर से जल को लाना पड़ता है। यह ढोने में, यानी कि यह लाने में बहुत सारा कष्टकारी भी हो सकता है। उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है, यानी कि वहाँ से लाने में इसका जो अथवा जल ढोकर लाने में कार्य अथवा स्रोतों में इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होते हैं। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंप से प्राप्त करते हैं। यानी कि जल जो प्राप्त करते हैं हमारी जनसंख्या में, वो किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, तो नलकूप अथवा हैंडपंप के जल स्रोत से प्राप्त करते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप देखेंगे कि चापाकल, हैंडपंप अथवा नलकूप, बोरिंग इत्यादि है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जल का जो स्रोत है, जो हम लोग भूमिगत जल का उपयोग करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, तो नलकूप अथवा हैंडपंप के द्वारा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। उस देखेंगे कि भूमिगत जल का किस प्रकार पुनः पूर्ति होती है, मान ले तरीका से समझ सकते हैं। देखिए एक ये चलनी है जिसे हम आटा चालने वाली चलनी कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी क्या होता है कि इसके अंदर छेद होती है। मान लेते हैं ये ऊपर से जो है वो पृथ्वी है, ऊपर से जो मिट्टी डाला गया है वो क्या है, पृथ्वी है। और जब बारिश होती है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं जो बारिश हो रही है वो क्या है कि गिलास द्वारा पानी यहाँ इसमें रखा जा रहा है, गिलास द्वारा पानी इसमें क्या हो रहा है, रखा जा रहा है। तो चलनी में क्या होता है कि छोटा छोटा छिद्र के कारण वो पानी नीचे चला जा रहा है। किस चीज़ में, पतीला में। अब देखेंगे ये पतीला में क्या होता है, पानी रिसकर चला जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी में भी होती है कि पृथ्वी पर जब पानी आता है तो क्या होता है कि मिट्टी से रिसकर नीचे चला जाता है, जो कि क्या होता है भूमिगत जल को पूर्ति करने में मदद करता है। हमारा जो भूमिगत जल है उसको पुनः पूर्ति होती है। और गर्मी के समय में आप देखते होंगे कि जो पानी सूख जाता है चापाकल में वो दोबारा फिर से आ जाता है। इससे आप एक चीज़ जान सकते हैं कि हम लोग जब गमले में पौधे लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पानी डालना पड़ता है, लेकिन जब हम मिट्टी पे लगाते हैं और ज़मीन पे लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि पेड़ों में पानी कम डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से वो सोख लेता है पानी, लेकिन गमले में क्या होता है वो बंद रहता है। जब तक हम उसे पेड़ को पानी नहीं देंगे तब तक वो पानी लेगा नहीं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि भौम जल और जलभर और भौम जल स्तर किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, जलभर है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जलभर किसे कहते हैं, थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा उसको समझेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये जो जलभर है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जलभर दिया गया है, ठीक है। उससे पहले क्या है कि भौम जल है, जो कि हम लोग नलकूप एवं चापाकल द्वारा इसको निकालते हैं। तो ये तो हो गया।
अब इसको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने पढ़ा है कि जल की आपूर्ति कैसे बनी रहती है, तो इसका उत्तर है जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी जल की कमी होती है। ये अभी आपने पढ़ा है। उसके बाद मैंने अभी बताया कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं, जो कि अभी आपने देखा है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वो आप देखेंगे कि बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानें अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। और यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर से लेकर अनेक मीटर तक हो सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि भौम जल किसे कहते हैं। कि भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं।